हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं आज छापने का कोशिश किया हूँ, बनाने का कोशिश किया हूँ। किसको? सेल को। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। सेल को समझेंगे, पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, संभव नहीं है। एक एक टॉपिक में फिर हमें सब कुछ को अलग अलग तरीके से लेना होगा, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी का सेल यानी कोशिका चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टोटल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों ध्यान रहे, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने टाइम ध्यान रहे नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तभी आपके पास यानी घंटे दबाना होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और फिर आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सबसे पहले ये अगर हम लोग सेल पढ़ेंगे, सेल का बाहर में एक लेयर होता है, बाहर सबसे बाहर आउटर मोस्ट एक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल। बच्चों ध्यान रहे, जो सेल वॉल होता है वो आउटर मोस्ट होता है, रिजिड होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्या बोल रहे हैं सर? थोड़ा स्लो करके बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं सेल के बाहर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, यानी सबसे बाहरी परत है। ये रिजिड होता है। ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब ये टफ होता है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये लचीलापन नहीं होता है। यानी ये जो लेयर है वो रिजिड है, फ्रीली परमिएबल है, यानी इसमें कोई आ जा सकता है, उनके लिए फ्री है। चाहे ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन आए, पानी आए, इसके लिए ये आने जाने के लिए कोई बैरियर नहीं रखता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। यानी हमारा सेल में हो डॉग, चाहे एलिफेंट, चाहे गॉड, चाहे रैबिट का, यानी इन सब का सेल में सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल प्लांट सेल में होगा, सेल वॉल बैक्टीरिया का सेल में होगा, सेल वॉल ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल में होगा, सेल वॉल फंजाई एंड प्रोटिस्टा का सेल में होगा। बच्चों मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं? बताना चाह रहा हूं सर, सेल के बाहर एक लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर, जो टफ होता है, रिजिड होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। लेकिन मजे की बात यह है, यह तो एनिमल सेल में होता ही नहीं है। यानी हमारा सेल में सेल वॉल नहीं है। हमारा सेल स्टार्ट कहां से होगा? सेल मेम्ब्रेन से। यानी हमारा सेल के बाहर का लेयर सेल वॉल होता ही नहीं है। कहां कहां होगा? प्लांट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। अब बच्चों देखिए, बोला गया है कि अगर सेल वॉल तो सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बच्चों ध्यान रहे, सेल मेम्ब्रेन का ही नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का नाम है प्लाज्मा लेमा, और इसी का नाम है बायोलेमा। तो ध्यान रहे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा, बायोलेमा, ये सेल वॉल के अंदर है। यानी सेल वॉल उसके बाद है। ये सबसे बाहर तो सेल वॉल है, लेकिन क्या 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 हमारा सबसे बाहर का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है ना? हाँ बच्चों है, क्योंकि हमारे अंदर तो सेल वॉल ही नहीं है। हमारा सेल का स्टार्टिंग कहां से होगा? सेल मेम्ब्रेन से। यानी ह्यूमन सेल में या फिर एनिमल सेल में जहां से शुरू होगा, सेल तो है ही नहीं, ये वाला लेयर गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। दुनिया में जितना भी लिविंग सेल है उन सब में सेल मेम्ब्रेन होगा। यानी सेल वॉल तो एनिमल सेल में नहीं होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्या फिर सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में नहीं होगा? ना बच्चा ना, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, ये सारा सिस्टम है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट में सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। ना ना, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होगा, हर एक लिविंग सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा होगा होगा। सेल वॉल किस में नहीं होगा? एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होगा। बोल दिया ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या बोल रहा है? सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब बच्चों, तो जिसको आप मरोड़ सकते हैं, मतलब मानिए वो सॉफ्ट तरीके से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसमें लचीलापन होता है। यानी सेल वॉल के जैसा ये टफ रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है।
फिर क्या बोल रहा है, सिलेक्टेबली परमिएबल, सेमी परमिएबल, ये था फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल के कहानी क्या था, कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या बोल रहा है, ना बच्चा ना, आने जाने के लिए चेक कराना पड़ेगा और जो सिलेक्ट होगा उसी को भेजा जाएगा। यानी यानी क्या मैं कह दूं, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। यानी सेल मेम्ब्रेन अगर यहां तक माने किसी को आना है अंदर, ये कोशिश कर रहा है यार मुझे सेल के अंदर जाना है, चल बच्चा यहां तक तो चल जा, क्योंकि सेल वॉल नहीं रुकेगा, ये फ्रीली परमिएबल है। बोल रहे जा कोई दिक्कत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन बोल रहा है और भी अंदर जाएगा, हाँ ना पहले चेक कराओ, सिलेक्ट होगा, क्या तू जाने लायक है, तू कोई टॉक्सिक तो नहीं है, कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है, कोई आलतू फालतू चीज तो नहीं है, पहले चेक कराओ। बोला हाँ चेक कर लिए, आप चलो अंदर। यानी ये सिलेक्टिवली परमिएबल, ये परमिशन तो देगा लेकिन सिलेक्ट करेगा, खुद चॉइस करेगा, जिसका जरूरत होगा उसी को अंदर देगा और जिसका जरूरत नहीं होगा उसको जाने नहीं देगा। कौन ऐसा कर रहा है, ऐसा सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। क्या मैं कह दूं, ये तो फ्रीली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल, सेम बात है। क्या सेल मेम्ब्रेन सबको रोकेगा, नहीं, जिसको जरूरत है उसी को जाने देगा, जिसका अंदर जाने से गड़बड़ी पैदा हो सकता है सेल में, उसको कतई जाने नहीं देगा। कौन, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, पानी, CO2 और O2 ये कितना नीड है हमारा सेल के लिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों। CO2 और O2 ये आना जाना करेगा क्योंकि सेल रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन मतलब सर हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अभी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है लंग से होते हुए ब्लड से होते हुए कहां जा रहा है, हर एक सेल में पहुंच रहा है। हमारा हर एक सेल में ऑक्सीजन जा रहा है और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए आने जाने के लिए चेक नहीं करना है, वो डेली का मेहमान है। यानी पानी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए तो सेल मेम्ब्रेन फ्रीली है। यानी ये तीन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रो H2O, ये दोनों के लिए क्या करेगा, ये तीनों के लिए बोले तुम लोग फ्रीली आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी कोई आड़ा बड़ा चीज आ रहा है छोटा मोटा तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। कौन ऐसा बात कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल। फिर बोल रहा है फ्रीली परमिएबल फॉर O2, CO2 एंड H2O, इनके लिए फ्रीली परमिएबल है। बोले यार तुम लोग जाओ यार, घर का मेहमान हो, क्या बिगाड़ लोगे, ऑक्सीजन तो जरूरी अंदर जाओ और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलो, घर जाओ, चेक मत करो, टाइम नहीं है अपने पास। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन, सेल मेम्ब्रेन। लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी ये जो बना होता है सेल मेम्ब्रेन, चिंता ना करें, अभी पूरा डिटेल में फिर अगले से अगले लेक्चर में हो सकता है कवर हो। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा सेल मेम्ब्रेन बना किससे ऐसे, तब जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो बना है तो लिपिड, फिर बीच में प्रोटीन और फिर बीच में लिपिड, इस तरीके से पूरा बना हुआ है। आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना ले बच्चों। तो ये जो है स्ट्रक्चर, यानी लिपिड, फिर बीच में प्रोटीन, फिर साइड में फिर लिपिड। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में यानी किसी को अंदर बाहर जाना है तो हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है बेटा और पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिवली और पैसिवली, ये दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। अंदर से बाहर करेगा, बाहर से अंदर करेगा, तो दो तरीका है, या तो फ्री में करो या तो पैसा लेके करो। समझ रहे आप, अगर आप किसी को नदी पार करवा रहे हैं इस पार से उस पार, तो दो तरीका है, फ्री में करो या फिर पैसा लेके। पर जिसको जरूरत है, मानो कि तुमको ही जरूरत है कि वो आए, तो उसको तो पैसा देके करेंगे, भाई किसी तरह तुम आओ, मेरा जरूरत है। और जिसका जरूरत नहीं है वो आना चाहता है, उसको पैसा दो तब इधर आने देंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जब ये सेल मेम्ब्रेन सामान को इस पार से उस पार भेजेगा तो दो तरीका है, एक्टिवली या सिर्फ पैसिवली। एक्टिवली मतलब एटीपी खर्चा करके, यानी एनर्जी खर्चा करके। अगर सेल मेम्ब्रेन इधर से इधर किसी को जाने दे रहा है और उसमें एटीपी खर्चा हो रहा है, यानी एटीपी मानिए सेल का पैसा, अगर पैसा खर्चा हो रहा है इस पार से इस पार जाने में सेल का, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर मानिए कि इधर उधर हो रहा है लेकिन उसमें एक्टिव नहीं है, यानी पैसा नहीं लग रहा है, इधर ऐसे ही हो रहा है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। बस इतना,
डिटेल में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखिए। अगर सेल का एटीपी खर्चा होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एक्टिव, एटीपी खर्चा नहीं हो रहा है तो पैसिव। कैसे होगा, क्यों होगा, कौन कौन कर रहा है, चैनल प्रोटीन क्या है और कैसे कैसे होता है, डिफ्यूजन वगैरह सब आपको पढ़ाया जाएगा। बस अभी इतना, अभी मैं शॉर्ट, बस आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या है, हालांकि सिर्फ मुझे नाम लिख देना चाहिए था कि इसमें एससीआर होता है, गोल्जी बॉडी, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, आज सिर्फ नाम बताना चाहिए था। लेकिन मैं नाम के साथ साथ कुछ कुछ आपको शॉर्ट शॉर्ट में काम बताते हुए चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन यहां तक खत्म है भाई, ये लंबा टॉपिक हो सकता है, एक लेक्चर दो लेक्चर चले, ये दोनों हो सकता है एक दो लेक्चर चले, दोनों मिला जुला के, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब एक एक करके भी आएगा। बस मैं अभी ये बता रहा हूं, नामकरण कर रहा हूं और उसके साथ साथ कुछ कुछ फंक्शन बता रहा हूं आपको, ध्यान रहे। चलिए और थोड़ा अंदर चलते हैं, हमें मिलता है प्लास्टिड। क्या मिलता है बच्चों, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है सर, वो भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल मतलब सेल के अंदर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनल। क्या है ये सब, सेल ऑर्गेनल जो पड़ा हुआ है। बाहर का सेल वॉल था, ये सेल मेम्ब्रेन, और बाद बाकी ये सब पड़ा हुआ है, ये सब क्या है, सेल, ये सब बोल रहे सेल ऑर्गेनल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेल ऑर्गेनल। क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल। तो एक सेल ऑर्गेनल है, उसका नाम है प्लास्टिड। चलिए प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड वो जो है उसके अंदर केमिकल वगैरह रखा रहता है, खास करके क्या रखा रहता है, प्लास्टिड के अंदर केमिकल रखा रहता है। ये केमिकल सिंथेसिस करेगा या फिर कुछ चीज जो है ये स्टोर भी करता है और कुछ चीज बनाता भी, जिससे इसका फिर तीन होता है। प्लास्टिड का कई वैरायटी है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट नाम सुने होंगे आप लोग, क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी क्लोरोप्लास्ट ज्यादातर कहां होगा, कौन सा सेल में, पत्ता वाला सेल में, हरा पत्ता का सेल में, हरा पत्ता का सब सेल में आपको लगभग लगभग क्या मिलेगा, प्लास्टिड का। प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये एक प्रकार का प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन, यानी इसमें ज्यादा रंग है। क्रोमोप्लास्ट जहां रहेगा, जिस सेल में रहेगा वो सेल ज्यादा रंगीन होगा, यानी पेटल्स वगैरह, फूल का पेटल है भाई, फूल का जो पेटल है, फूल का जो रंगीन वाला हिस्सा जो रंग है, वो रंग किसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। फूल का जो पेटल वाला सेल में ज्यादातर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है, मतलब रंगहीन मतलब इसमें रंग नहीं होता है, ये ज्यादा मतलब जड़ का जो है या फिर स्टीम्स का नीचे वाला जो सेल में, रूट्स वगैरह का सेल में ये वाला प्लास्टिड पाया जाता है। तो ये तीन प्रकार का प्लास्टिड है, मैं शॉर्ट में बताया, डिटेल में आगे आएगा। याद रखिएगा प्लास्टिड जो है कुछ कुछ पिगमेंट्स वगैरह को, केमिकल वगैरह को ये स्टोर रखता है। उसके बाद देखिए सेल वॉल पढ़ लिए हम लोग, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब देखिए एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है सर, वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पड़ा है ये सब। ये पूरा साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में ये सब पड़ा हुआ है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला जगह तो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है सेल ऑर्गेनल्स, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल। एक और सेल ऑर्गेनल है, जैसे ये सेल ऑर्गेनल था, उसका नाम है गोल्जी बॉडी। कौन सा बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, यानी सेल का ये क्या है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस मतलब, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है बच्चों, बोलिए। कोई इधर उधर से जाएगा, ट्रैफिक पुलिस उस पर नजर रखेगा, कोई गलत हरकत होगा उसको पकड़ा जाएगा। तो ये इसको ट्रैफिक पुलिस इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि मानिए अगर सेल के अंदर कुछ आलतू फालतू हो रहा है तो ये जल्दी से उसको ट्रेस कर लेता है। आगे बताऊंगा। और इसमें सिक्रीशन करना, कुछ चीज सिक्रेट भी कर सकता है, यानी कोई चीज का सिक्रेशन करना, छोड़ना कोई चीज को। स्टोरेज भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। मॉडिफिकेशन मतलब मानिए कोई चीज है, अगर वो चीज को पैकेजिंग करना है, पैक करना है, तो इधर से मॉडिफाई करके पैक करके इधर से निकाल देगा। समझ रहे हैं आप, मानिए इधर से ले लिया कोई सामान को, ये इधर से लेके पैक करके इधर से फिर उसको पैक करके निकाल दिया, इस टाइप से मानिए ये पैकेजिंग का भी काम करता है। तो कौन ये कर रहा है, गोल्जी बॉडी। अब देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर मैं बोलूं आपको, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ये कहाँ होता है, ज्यादातर प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये थोड़ा बड़ा होता है। ये मैं छोटा बना दिया क्योंकि जगह नहीं है। जो वैक्यूल होता है ये बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डस्टबिन टाइप से है ये। हैंडल वेस्ट प्रोडक्ट, यानी सेल के अंदर मानिए कूड़ा कचरा आलतू फालतू जो फेंकना है, मानिए बाद में ले जाके वो इसके अंदर भर देगा सेल। किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। समझ रहे हैं आप, वैक्यूल के अंदर ज्यादातर कूड़ा, यानी हैंडल वेस्ट प्रोडक्ट, ज्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट इधर उधर आएगा, वो इसके अंदर डाल देगा, फिर जब जरूरत पड़ेगा इधर से लीक कर देगा, इसको फेंक देगा उधर। समझ रहे हैं आप, यानी वैक्यूल का काम क्या है, हैंडलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मानिए ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है, दाना दाना, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों,
राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाना है तो कौन बनाएगा? राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सेल इन सेल या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इसी का नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन वगैरह यही बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग उसको, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल का पावर हाउस, यहीं पर पावर बनता है, सेल का एनर्जी ही मानिए माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन, सेल जो रेस्पिरेशन कर रहा है, हम लोग जो बोल रहे हैं सेल ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड असल में जा कहा रहा है इसमें, यही ये सब काम करता है। यानी ये क्या करता है? चीजों को ऑक्सीडेशन करके ये अपने अंदर एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, मानिए सेल के लिए एनर्जी बना रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने में एनर्जी लग रहा है, ये एनर्जी बना कौन रहा है? सेल। सेल में भी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी फॉर्मेशन करता है। चलिए फिर हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, जो स्मूथ वाला होता है, स्मूथ, यह सिंथेसिस करता है लिपिड का, स्टेरॉइड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, यानी ये तीनों चीज को ये बनाता है। कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये भी ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल। मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनस सब्सटेंस, यानी मानिए ड्रग्स वगैरह, मतलब क्या? मानिए कोई ड्रग्स वगैरह अगर अंदर आ गया, बाहर से, सेल के बाहर से ड्रग्स वगैरह आ गया, पॉइजन वगैरह, टॉक्सिन वगैरह, तो ये क्या करेगा? ये उसके साथ निपटेगा। क्या करेगा? निपटेगा। उसको कैसे कम जहरीला करना है या फिर उसको क्या करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं आ रहा आपको समझ में? आना चाहिए भाई, सबको मैं आसानी से बता रहा हूं यार। बाहर का लेयर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर मैंने प्लास्टिड क्या करता है? मानिए केमिकल वगैरह स्टोरेज करता है, फिर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के लिए, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल के लिए, ल्यूकोप्लास्ट नो कलर, फिर मैंने आपको बताया राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। उसके बाद वैक्यूल बनाएगा, क्या करेगा? चीज को स्टोर करेगा, आलतू फालतू चीज को। ये क्या करेगा? इसको मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। ये क्या करेगा? ये करेगा आपका लिपिड स्टोरेज या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और एक और काम है इसका, क्या करता है? बाहर का एक्सोजेनस टॉक्सिन, बाहर का कोई टॉक्सिन वगैरह आ गया तो ये उसको हैंडल करेगा, यानी उस टॉक्सिन को कैसे नॉर्मलाइज करना है, कैसे उसको टॉक्सिसिटी कम करना है, यानी अगर कोई बाहर से विष वगैरह आ गया तो ये उसको हैंडल करेगा, जहर वगैरह को ये कंट्रोल करेगा। बाहर से, सेल के बाहर से अगर आ गया तो ये करेगा। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? रफ ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है बच्चों? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कौन? रफ एंडोप्लाज्म। इसको रफ क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ था, खुर्रेदार, इसको हमने रफ बोल दिया। और ये स्मूथ है, चिकना है, तो इसको क्या बोले? स्मूथ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखिए ऊपर देखते हैं, एक और है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम। ये है आपका, ये क्या करते हैं? इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब ये कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी इसके अंदर एंजाइम भरा होता है, एंजाइम भरा होता है, खतरनाक एंजाइम। मानिए सेल का आलतू फालतू चीज या फिर बाहर का आलतू फालतू चीज अगर आया, कोई मानिए एंटीजन वगैरह बाहर से कोई आलतू फालतू मानिए कुछ चीज घुस गया, तो ये क्या करेगा? उसके अंदर इतना खतरनाक एंजाइम है, डाल के उसको एकदम मसल देगा, उसका मिक्सचर बना देगा, एंजाइम डाल के उसका सत्यानाश कर देगा। कौन? लाइसोसोम। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सेल के अंदर पूरा गड़बड़ चल रहा है, यानी सेल के अंदर पूरा सेल में गड़बड़ी हो गया, दिक्कत हो गया, सेल को बचाना मुश्किल हो रहा है, तो ये फट जाएगा, खुद तो मर जाएगा, खुद खत्म, टाटा बाय बाय, पूरा सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, यानी सुसाइड करवा लेता है, कभी कभी खुद सुसाइड कर लेता है। कौन? लाइसोसोम। अब इसको लग रहा है भाई इधर उधर बहुत दिक्कत है, तो ये एंजाइम
चारों तरफ इंजाइम, खतरनाक इंजाइम भेजने के लिए खुद फट जाता है और पूरा सेल में उस चीज को बिखरा देता है। ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम रखता है। अब देखिए हम लोग खत्म कर दिए हैं सेल ऑर्गेनल्स को, हम लोग अब जा रहे हैं इसमें। ये हमारा न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। देखिए इस जगह को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये वाला बीच वाला गोल ठो क्या है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को समझते हैं और न्यूक्लियस का सामान क्या है। देखिए न्यूक्लियस में भी आप लोग देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन है, एक और ये दो। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और बीच का जगह को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी बाहर का मेम्ब्रेन, अंदर का मेम्ब्रेन, बीच वाला छोटा वाला जगह से पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब जानते हैं ना, शादी का कार्ड जिसमें आता है वो एनवेलप है, यानी कार्ड जिसमें ढका हुआ रहता है, यानी जो कवर करता है। तो न्यूक्लियस को ये कवर किया ये लोग, तो हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या आ गया? न्यूक्लियस का बाहर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच वाला जगह पेरीन्यूक्लियर स्पेस। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है बच्चों? एक और गोला होता है, उसको क्या? न्यूक्लियोइड। फंक्शन वगैरह सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड। अब देखिए हम लोग फिर पढ़ रहे हैं ये सब न्यूक्लियस, यानी देखिए ये जो है न्यूक्लियस, कहीं कहीं आप लोग देख रहे हैं गैप टाइप से, इसी से गैप, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छिद्र, यानी देखिए न्यूक्लियस जो है पूरा तरीके से घेरा हुआ नहीं है, कहीं कहीं छेद है। छेद होना भी चाहिए, क्यों? इधर से उधर कुछ भेजना उजना होगा, मानिए अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इधर उधर, तो इधर छेद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। ये क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक्सचेंज करने में। कोई सामान आना जाना तो इधर उधर से आना जाना करेगा न्यूक्लियर पोर से। ये सब है आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स, फिर क्रोमोसोम, सब यही सब वो सब है। और ये सब का भी काम क्या है? में कहीं जगह नहीं हो रहा है, नहीं तो इसको लिख देता अभी कि ये जो है क्रोमेटिन थ्रेड्स है। चलिए आगे तो वैसे भी आएगा सब चीज। तो बच्चों अभी जो है हम लोग पूरा डिटेल्स हो तो नहीं, लेकिन हम लोग लगभग लगभग स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सारा के सारा सेल ऑर्गेनल्स को कवर करने का कोशिश किया है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके पकड़ेंगे। एक एक करके मतलब सर, जैसे सेल वॉल ले लिए, उसका पूरा लिख लिए क्या क्या है, किसमें किसका कैसे सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ले लेंगे, एक एक करके हम लोग डिटेल से लेंगे। और तब बच्चों माफ कीजिएगा, तब मैं ये पूरा डायग्राम नहीं छाप पाऊंगा। हाँ, इतना कौन छापेगा यार, हद होती है। परेशान हो गए मैं डायग्राम छापते छापते। इसी डायग्राम बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा यार, डायग्राम जल्दी बनता नहीं है भाई। राइटिंग वगैरह तो जो है, लेकिन ये चीज बड़ा ठीक से होता नहीं है डायग्राम वगैरह। आप लोग चिंता ना करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।